हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चलन भाग 11। एक लंबी सांस छोड़ते हुए रवि ने कहा, तुम्हारे आने के कुछ दिन बाद सेठ जी ने मेरे साथ प्रभा के विवाह का विचार बनाया और बिना मेरी सहमति के ही आगरा पहुंचकर मेरे साथ प्रभा का विवाह करने के लिए मेरे पिताजी को सहमत कराए। 5 दिन बाद विवाह होना निश्चित हुआ था, अतः उन्होंने मेरठ आते ही मुझे छुट्टी देकर आगरा भेज दिया। उनके उस समय छुट्टी देने का कारण क्या था मैं समझ नहीं पाया, मगर आगरा पहुंचते मुझे पिताजी ने सब कुछ बता दिया। छुट्टी के कारण अब पूरी तरह मेरी समझ में आ गया। तो प्रभा का विवाह तुम्हारे साथ हो रहा है? मैंने बीच में ही पूछ लिया। हाँ, हो तो मेरे साथ ही रहा था, मगर क्या प्रभा मेरे साथ खुश रह पाएगी? वह तुमसे प्यार करती है और तुम भी उसे अपनी जान से ज़्यादा चाहते हो। क्या तुम प्रभा से विवाह कर पाओगे? प्रभा ने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वह तो दिल्ली में ही विवाह करने की जिद कर रही थी, मगर मैं ही उसे मेरठ ले पहुंचा। क्या प्रभा के पिताजी तैयार हो जाएंगे और तुम कैसे मना कर पाओगे उनसे? कैसे अपने घर वालों को समझाओगे? इतने प्रश्नों से बचकर तुम कैसे निकल आओगे? मेरे कुछ नहीं, मैं तो सभी प्रश्नों से बचकर निकल आऊँगा। अपने पिताजी से कह दूंगा लड़की बच्चलन है, एक मुसलमान के साथ भाग गई थी और कोटे पर रह आई है, और सेठ जी के यहाँ से नौकरी छोड़कर मना कर दूंगा। उनका सिर्फ नौकर का ही तो दबाव है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रभा आजीवन दुखी रहे। वह तुम्हारे साथ ही खुश रह पाएगी, इसलिए मैं भी नौकरी छोड़कर तुम दोनों के रास्ते से हट रहा हूँ। और फ़ोन कट हो गया। मैं रवि रवि चिल्लाता ही रह गया। मैंने कॉल बैक करने के लिए भी सोचा, मगर प्रभा की चाहत ने मेरा हाथ पैर फुला दिए। प्रभा से मिलने की खुशी में मैं अपना आपा खो बैठा। चारपाई पर पड़े पड़े ही सपनों की दुनिया में प्रभा के साथ विचरण करने लगा, मगर मेरा सपना जल्दी ही टूट गया। मैं प्रभा के साथ नहीं, अकेला ही चारपाई पर पड़ा था। प्रभा को याद करते करते मेरी आंखें आंसुओं से भर आई, दिल में नस्तर से चुभने लगे। प्रभा की यादें मेरे टूटे हुए दिल के वीरान खंडों से निकलकर मेरी वीरांगनी की दास्तां खुद ही बयां करने लगी। रवि ने तो प्रभा का विवाह का टुकड़ा मेरे सामने फेंक कर फ़ोन काट दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे विवाह करूं प्रभा के साथ? बिना किसी आमंत्रण कैसे मेरठ जाऊं? और क्या प्रभा के पिताजी मेरे साथ प्रभा का विवाह कर देंगे? अगर मैं मेरठ पहुंच भी जाऊं और उन्हें दुत्कार दिया तब प्रभा मेरे साथ आ जाएगी? ऐसा अब संभव नहीं। मैं अब तक प्रभा को तो नहीं भूला था, मगर ज़िंदगी कुछ पटरी पर आती जा रही थी। आज रवि के फ़ोन ने फिर हृदय में प्रभा की यादों के बवंडर उठा दिए। मैं अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था, मगर मजबूरन हृदय ने प्रभा के लालच रवि को पुनः फ़ोन लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। घंटी बजी और रवि ने फ़ोन उठाकर कहा, मैं प्रभा की आत्माओं का श्राप लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सब बुराई अपने ऊपर लेकर विवाह के लिए मना कर दूंगा। तुम्हें क्या करना है यह तुम सोच लो। मैं तुम्हारे रास्ते से हट रहा हूँ। और फ़ोन कट हो गया। रवि का फ़ोन तो कट गया, मगर मुझे मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। प्रभा के लिए मेरी आत्मा तड़पने लगी, मगर मैं कर भी क्या सकता था? मजबूरी और लाचारी ने मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थी। बेबस होकर मैं प्रभा की यादों में दिल में संजोए अपने BSNL के कार्यालय में पहुँच गया। वहाँ भी मन नहीं लगा तो विवाह के कुछ शिकायतों को ठीक करके फील्ड में निकल गया। दिन भर काम पर रहा, तब भी प्रभा की यादें सताती रही। शाम को कमरे पर वापस आया तो कमरा जैसे काटने को दौड़ रहा था। खाना पीना भूलकर बिस्तर पर लेट गया और सपनों में प्रभा के साथ अटकेलियाँ करने लगा। सुबह के 5 बजे। अभी तक सेठ अमीचंद ने बिस्तर भी नहीं छोड़ा था कि बराबर मेज़ पर रखा उनका फ़ोन गनगनाने लगा। फ़ोन की घंटी सुनकर सेठ अमीचंद सोचने लगे, कौन है जो इस समय परेशान कर रहा है? अलसाई आंखों से उन्होंने फ़ोन उठाया और रवि का नंबर देकर कुछ संतोष की सांस ली। फ़ोन कान पर लगाकर बोले, कैसे हो बेटा रवि? सब ठीक तो है? हाँ अंकल जी, सब ठीक है, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं भी आगरा आ रहा हूँ। नहीं अंकल जी, आपको आगरा आने की आवश्यकता नहीं है। आप वहीं रहकर प्रभा के विवाह की व्यवस्था करें। क्यों? विवाह क्या सिर्फ प्रभा का ही होगा, तुम्हारा नहीं? तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं आगरा ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अंकल जी, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मूड ही ख़राब है, इसीलिए रात भर नींद नहीं आई। ऐसा क्या बात है, स्पष्ट बताओ। बात ही कुछ ऐसी है अंकल जी कि मैं कहने के लिए शब्द नहीं बना पा रहा हूँ। बेटा जो भी बात हो साफ साफ कह दो। प्रभा मेरी इकलौती बेटी है। विवाह के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है, और पहले जो भी चाहिए बताओ, मुझे तो देना ही है। विवाह के बाद सब कुछ तुम्हारा और प्रभा का ही है, उसे चाहे पहले ले लो या बाद में, जिसमें तुम्हारी खुशी हो। अंकल जी, बात लेने देने की नहीं है, मैं प्रभा से विवाह नहीं कर पाऊंगा, रवि ने एक झटके में कह दिया।
रवि के शब्द सुनकर सेठ अमीचंद को ऐसा लगा कानों में किसी ने गर्म शीशी उड़ेल दी हो। सैकड़ों बिच्छू ने एक साथ शरीर में डंक मार दिया हो। पैरों तले जमीन खिसकने लगी। तड़ चलाती दामनी ऊपर गिर गई हो। शरीर सुन पड़ गया। थोड़ा संभल कर बोलो बेटा, मैं पिरवा में ऐसी क्या कमी है? वो 7 में अरबों की संपत्ति। अंकल जी, पिरवा घर से भाग कर गई थी और कोठे पर भी रही। संपत्ति का मुझे लालच नहीं है। मैं अपनी योग्यता से अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मैं आपकी कंपनी इस्तीफा भी दे रहा हूँ। अगर संभव हो तो आप पिरवा का विवाह विवेक से कर दें। पिरवा विवेक के साथ खुश रहेगी। इतना कहकर रवि ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही फ़ोन काट दिया। सेठ अमीचंद का वजूद हिल गया। क्या सोचा था, क्या होगा? विवाह में सिर्फ एक दिन का समय बचा है। लड़की पर बच्चलन का आरोप लगाकर रवि ने कह दिया, इतनी जल्दी दूसरी जगह कैसे व्यवस्था किया जाए और कहाँ इतनी जल्दी प्रभा के लिए दूसरा लड़का मिलेगा? यहाँ विवाह की सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। क्या जवाब दूंगा समाज को और आए हुए मेहमानों को? दूसरा लड़का इतनी जल्दी कहाँ ढूंढ जाए? प्रभा विवेक को चाहती है, मगर विवेक एक पल्लेदार ठहरा। इससे तो अच्छा है कि आगरा चलकर रवि उसके पिताजी को समझा जाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए रवि को ही खुशामद की जाए। कुछ समय बाद ही सेठ अमीचंद की गाड़ी मेरठ से आगरे के लिए सड़क पर फर्राटे भरने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था बच्चलन भाग 11। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।